आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सेल्फ मेड बिलियनर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतने शांत और चुपचाप तरीके से बिलियनर बन गए और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि इंडियाज वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भी इन्हें ही अपना गुरु मानते थे। डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी कैसे इतने अमीर बने, वो क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने एक मामूली से स्टॉक ब्रोकर से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनाया। राधा किशन दमानी इतने अमीर आदमी होने के बावजूद एकदम सिंपल साधारण सा जीवन जीते हैं, कोई अकड़ या एटीट्यूड नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों की तरह राधा किशन दमानी भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और अपना खुद का बॉल बेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस वक्त तक इन्हें स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर पिता की मृत्यु के बाद राधा किशन को अपना बॉल बेयरिंग का बिजनेस बंद करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने शेयर मार्केट में अपने भाई को ज्वाइन कर लिया एक स्टॉक ब्रोकर बनकर। पर इन्हें शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का कोई खास नॉलेज नहीं था, इसलिए वो बीएससी के ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ खड़े रहते और मार्केट को ऑब्जर्व करते। 1980s में ट्रेडर्स दो गुटों में बटे रहते थे, एक और होता था मारवाड़ी ट्रेडर्स तो दूसरे और होता था गुजराती ट्रेडर्स। इन दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त टसल चलता था। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के ट्रेड को खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। गुजराती ट्रेडर्स में सबसे बड़ा नाम था हर्षद मेहता का। ये पार्टी मार्केट को हमेशा ऊपर की ओर रखता था, इसलिए इन्हें बुल ट्रेडर्स कहा जाता था। राधा किशन दमानी ने ज्यादातर चीजें कोबरा यानी कि मनु मानिक को देखकर सीखा। मनु मानिक उस वक्त के एक बहुत बड़े ट्रेडर हुआ करते थे। ये पार्टी मार्केट को हमेशा डाउन करके रखा करते थे। इनका मेन फोकस शॉर्ट सेलिंग पर होता था। मनु मानिक इस तरह से शॉर्ट सेलिंग करते थे कि मार्केट में कुछ ही दिनों के अंदर एक जबरदस्त डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता था। अब आप लोगों में से जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, वो लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि नॉर्मली जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने पर हमें प्रॉफिट होता है, जबकि शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। इसमें स्टॉक प्राइस घटने पर हमें प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट पे ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। जल्दी राधा किशन दमानी को यह समझ में आ गया था कि ब्रोकर बनकर इस लाइन में कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ सक्सेस होना है तो हमारा खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। शुरुआत में तो ज्यादातर लोगों की तरह इन्हें भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ खूब नोट छापा। बुल ट्रेडर हर्षद मेहता की वजह से इन्हें कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि ये दिवालिया होते होते भी बचे हैं। स्कैम 1992 के कुछ सालों के बाद ये अपने कुछ दोस्तों को बताते हैं कि अगर उस वक्त हर्षद 7 दिन और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता तो मुझे कटोरा लेकर रोड पर आना पड़ता। सोचिए उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। साल 1999 में राधा किशन और दामोदर मल ने अपना बाजार नाम की एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया, लेकिन राधा किशन को इसका बिजनेस मॉडल कुछ खास पसंद नहीं आया। एफएमसीजी कंपनीज में उनको पहले से ही काफी इंटरेस्ट था और वो अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए वो साल 2000 से 2004 के बीच स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, जबकि इन्हें यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। उनका पूरा फोकस अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में लग चुका था। इस बीच उन्होंने रिटेल बिजनेस को समझने के लिए यूएसए के वॉलमार्ट में गए। वहाँ इन्होंने देखा समझा दुनिया कितनी बड़ी रिटेल कंपनी कैसे अपना काम करता है। सब कुछ देख समझकर ये इंडिया आए। फिर शुरुआत होता है डी मार्ट का। डी मार्ट को सेटअप करने में राधा किशन दमानी लगभग हर रोज 12 से 14 घंटे तक काम करते थे। 2002 में डी मार्ट का पहला स्टोर खुला और 2010 आते आते इन्होंने डी मार्ट के 25 स्टोर्स खोल डाले। यहाँ तक कि 2016 में सिर्फ एक साल के अंदर ही इन्होंने 21 स्टोर्स खोले। वही आज इनका 14 राज्यों में 100 से भी ज्यादा शहरों में 302 स्टोर्स खुल चुका है। और सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि आज तक इनका एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ है। आइए अब जरा समझते हैं डी मार्ट के बिजनेस मॉडल और इसके काम करने के तरीके को। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल बिग बाजार, रिलायंस जैसे कंपनियों से बिल्कुल अलग है। इन दोनों का कस्टमर्स भी बिल्कुल अलग है। अब कस्टमर शॉपिंग कर रहा है, उसका बिल लाख का बने 2 लाख का बने, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये वो कस्टमर है जिनके पास उड़ाने के लिए पैसा बहुत है पर टाइम नहीं। ये लोग बड़का बड़का मॉल्स में जाकर शॉपिंग करते हैं। इन्हीं लोगों को 2 दिन बाद देखिएगा तो 10 रुपया के लिए धनिया वाला से झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। डी मार्ट में लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाते, सामान सस्ता मिलता है इसलिए जाते हैं। यहाँ होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ साल के 365 दिन डिस्काउंट चलता ही रहता है। संडे का दिन है, हाथ में शॉपिंग लिस्ट है, निकल पड़े डी मार्ट। देखा इतना सस्ता है कि पूरा दुकान ही खरीद ले। इस चक्कर में जो चाहिए था वो तो लिया ही, जो नहीं चाहिए वो भी ले लिया क्योंकि सस्ता मिल रहा है। इस सस्ते के चक्कर में माल जल्दी जल्दी बिक जाता है। अब जल्दी जल्दी बिक रहा है मतलब कि हाथ में कैश ज्यादा आ रहा है। अब राधा किशन जी जाएंगे किसी एफएमसीजी कंपनी के पास, उसको बोलेंगे देख भैया हम थोड़ा से बल्क में सामान खरीद रहे हैं तो उसका तो हमको डिस्काउंट चाहिए ही, प्लस सामने से हम तुरंत पेमेंट भी कर रहे हैं तो हमको कैश डिस्काउंट भी चाहिए। तो पहले तो यहाँ इनको काफी डिस्काउंटेड रेट पे सामान मिल जाता है। इसके बाद ये सामानों का एक स्लॉटिंग फीस भी लेते हैं। एक कोई कंपनी आई और उसने राधा किशन को कहा कि हमारी कंपनी बिस्किट बनाती है, आप हमारे बिस्किट को डी मार्ट के सामने वाले सेल्फ जो होते हैं उसमें रखिए, ताकि जब भी कोई कस्टमर डी मार्ट में घुसे तो उसे सबसे पहले हमारी बिस्किट दिख जाए। तो यहाँ दमानी जी भी कहेंगे ठीक है हम आपके बिस्किट को सामने वाले सेल्फ में रख देंगे, लेकिन हमको उसका स्लॉटिंग फीस चाहिए। तो इस तरह से डी मार्ट खाली स्लॉट से भी पैसा कमाता है, जिससे वो सारे कॉम्पिटिटर को बीट करके एक तगड़ा डिस्काउंट देता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई सामान मार्केट प्राइस से सस्ते में मिल रहा है मतलब कि उस सामान में क्वालिटी नहीं होगा या प्रोडक्ट ही नकली है। तो आप सोच तो ठीक ही रहा है कि बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में ठगा जाते हैं, पर डी मार्ट में ऐसा नहीं है। डी मार्ट सस्ता इसलिए देता है क्योंकि उसको भी सस्ते में ही पड़ रहा है। डी मार्ट में आप देखिएगा कि कोई भी इंटीरियर डिजाइन नहीं होता, एकदम सिंपल स्टोर्स होते हैं। बिलिंग काउंटर भी वहाँ ज्यादा
ज्यादा देखने को नहीं मिलता और स्टाफ भी लिमिटेड ही होते हैं, जिससे इनके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं, फालतू का कोई खर्चा नहीं बढ़ता। और सबसे बड़ी चीज 80% लैंड डीमार्ट के जितने भी स्टोर है उनके खुद के हैं। डीमार्ट कभी भी ऐसी बिल्डिंग में नहीं खुलता जिसका रेंट भरना पड़ता हो, इसीलिए डीमार्ट के स्टोर्स कभी भी बड़े बड़े मॉल्स में देखने को नहीं मिलता। डीमार्ट पहले उस जमीन को खरीदता है, फिर वहाँ स्टोर्स खोले जाते हैं। जमीन खरीद कर फिर वहाँ स्टोर्स खोलना, इस तरह के बिजनेस में शुरुआत काफी स्लो होता है, पर एक चीज अच्छा है कि रेंट भरने का कोई प्रेशर नहीं होता और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ हर चीज आप अपना खुद का खरीद रहे हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है। पर इस मॉडल में 1 या 2 स्टोर खोलने में ही परेशानी होता है। पहले आपने एक स्टोर खोला, उसके बाद दूसरा स्टोर खोलने के लिए 2 साल तक पैसा जमा करके दूसरा स्टोर खोला। अब आपके पास 2 स्टोर है, तो पहले जहां आपको एक स्टोर खोलने के लिए 2 साल तक वेट करना पड़ता था, वही अब आप 2 स्टोर्स के रेवेन्यू से एक ही साल में एक स्टोर खोल सकते हैं और इसी तरह स्टोर्स बढ़ता जाएगा। डीमार्ट कुछ सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को यूज करता है, जिससे डीमार्ट का स्टोर जब भी किसी नए स्टेट में खुलता है तो तुरंत ही वो वहाँ के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र के डीमार्ट में जाएंगे तो वहाँ के लोकल सामान देखने को मिलता है, वही आप साउथ इंडिया के किसी डीमार्ट में देखिएगा तो वहाँ के लोकल सामान देखने को मिलेगा। डीमार्ट हर रीजन में वहाँ के लोकल प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। भारत एक त्योहारों का देश है, यहाँ हर स्टेट में लगभग हर महीने कोई ना कोई छोटा बड़ा त्योहार होता ही रहता है, इसलिए डीमार्ट भी हर स्टेट में वहाँ के फेस्टिवल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अरेंज करता है और आपको एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।